नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे डेली होमवर्क में, है ना, सेट 13। आपका ये होमवर्क का 13वां है और इस होमवर्क को हम लोग पहले एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इसी का जितना हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का रहेगा पहला इतिहास से, जो कि आपका है तुगलक वंश। हम लोग इससे पहले खिलजी वंश को देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का शासनकाल देखेंगे तो आपका रहेगा कितना से 1320 से लेके 1398 ईस्वी के बीच में। तो पहला पॉइंट आपका है कि 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके, है ना, गाजी मलिक या फिर तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 18 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट है सेकेंड पॉइंट कि गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। मतलब गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन जो भी जमीन को लूटा था अमीरों के भूमि को, तो उसको क्या किए कि फिर से वो सबको लौटा दी। नेक्स्ट पॉइंट, इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं, है ना, इन्होंने क्या किया था कि सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। ये मेन पॉइंट हो जाता है कि पूछ सकता है कि बताइए सबसे पहले जो नहरों का निर्माण करने वाला कौन सा शासक कौन होगा, तो गयासुद्दीन प्रथम। अगला पॉइंट कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। अब देखिए गयासुद्दीन का मृत्यु कब हुआ था, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां, है ना, देखिए जूना खां द्वारा निर्मित एक लकड़ी के महल में दबकर हो गई। ये भी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट कहता है गयासुद्दीन के बाद, है ना, तो गयासुद्दीन के बाद अगला शासक जो बना वो है उलुग खां या फिर उसी को हम लोग जूना खां भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक, है ना, देखिएगा मध्यकालीन में, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। चलिए, तो अगला पॉइंट हम लोग को क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक, है ना, सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा गया, है ना। तो देखिएगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है। कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। ये किसान के प्रति थोड़ा सा देख रेख करते थे और सोचते थे, इसीलिए इन्होंने एक अपना विभाग ही बनाया जो कहा जाता है अमीरे कोही। अगला पॉइंट देखेंगे, कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से, देखिए तो इन्होंने दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। अगला पॉइंट कहता है मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया, यानी कि मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिए, जो कि एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल यानी खुरासन से पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। वाह क्या बात है। तो डाक प्रबंधों के द्वारा क्या किया जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल
खुरासान से, है ना, कहाँ से मंगाया जाता था? खुरासान से। और पीने के लिए पानी गंगा जल, है ना, मंगवाया जाता था। अगला पॉइंट कहता है कि सांकेतिक मुद्रा अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, जिसको हम लोग कह सकते हैं फरिश्ता के अनुसार बोला गया है, कांसा, तांबा यानी बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए थे, जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ, है ना, प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा भी दी है। अब यहाँ एक नोट लिया हुआ है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन, है ना, कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अफ्रीकी यानी कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। देखिएगा कि अफ्रीकी यानी कि मोरक्को का यात्री जो इब्न बतूता था लगभग 1333 में। अब यहाँ पर सवाल ये भी पूछ सकता है, बताइए इब्न बतूता जो है भारत कब आए? 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया और 1342 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। अगला पॉइंट कहता है कि इब्न बतूता की पुस्तक रेहल्ला, है ना, देखिएगा इब्न बतूता द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है रेहल्ला, ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। यानी कि अपने पुस्तक में रेहल्ला में जितने भी मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर काम किए थे उनका वर्णन उस बुक में किया हुआ है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी, है ना, विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार के थे। पहला अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलुक कहा जाता था और दूसरा है पैदल डाक व्यवस्था जिसको दावा कहा जाता था। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथा अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगला पॉइंट कहता है कि मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूती नामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी बिरहिनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। अगला पॉइंट कहता है कि मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबख्शी, है ना, कहता है जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूती नामा था, जिसने एक तोता एक ऐसी बिरहनी नायिका को कहानी सुनाता था जिसका पति यात्रा पर गया था। ये पहला पॉइंट हम लोग देख लिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधुओं को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था, तो चलिए देखिएगा हम लोग अगला पॉइंट क्या कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 20 मार्च 1951 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गए। अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों, है ना, ये विजयनगर के बारे में बता रहा है। तो कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में दो भाई हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। तो देखिए यहाँ एक मुख्य पॉइंट है, अलग से हम लोग विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे जो कि ये 12 का भी एक सिलेबस है। तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने मिलकर की थी जिनका नाम है हरियर और बुक्का 1336 में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन, है ना, अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की भी स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं यानी कि बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, है ना, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में क्या लिखते हैं कि मृत्यु बदायूं क्या लिखते हैं कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से।
मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक किनके शिष्य थे? तो अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलाहकार मानी कि बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकुद्दीन अजूदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। देखिएगा अगला पॉइंट कहता है कि फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नजदीक 20 मार्च 1351 को हुआ और पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में भी अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि भी दी गई। अगला पॉइंट कहता है कि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज जो कि हमारा यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है क्या, लगान है ना, खुस्म, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं जकात को वसूल करने का आदेश दिया। अगला पॉइंट कहता है कि फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। देखिए जितने भी शासक थे वो माने कि पंडितों पर यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो थे ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाए थे। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था, यानी कि आप सिंचाई में भी आपको पैसा देना होगा 1/10 भाग। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद जो कि आज दिल्ली है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। अगला पॉइंट कहता है कि इसके शासन काल में खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया और टोपर स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन सीरत ए फिरोज शाही में मिलता है। अगला पॉइंट कहता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी। अगला पॉइंट कहता है कि सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या है ना, देखिए लगभग कितना है, 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। यानी कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे अधिक देखेंगे तो दास है ना किनके शासन काल में थे, इनके शासन काल में जो कि सबसे ज्यादा है ना 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय में था। किनके? फिरोज तुगलक के समय। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, माने कि बेटा का बेटा बनेगा, बाप है तो उसका बेटा, फिर ये बन जाएगा, वंशानुगत है ना बना दिया गया था। इसने अपने आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट वर्तमान में जो कांगड़ा पड़ता है, अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद अजीउद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। अगला कहता है इसने चांदी एवं तांबे मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए और जिसे अद्रा एवं भिक कहा जाता था।
फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खाने जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूरलंग के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया और कहता है कि नासिरुद्दीन के समय ही मलिक कुर्सक यानी कि पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि तुगलक वंश थे। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल, है ना। और हम लोग देख रहे थे उद्योग, है ना, जो कि पिछली वीडियो में भी आपको उद्योग के बारे में कुछ उद्योग को हम डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहला वायुयान निर्माण उद्योग। वायुयान निर्माण उद्योग में पहला पॉइंट कहता है कि भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना, है ना, 1940 ईस्वी में बंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया है। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। आज बंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयां तथा कोरापुट के कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कानपुर में एक एक इकाइयां वायुयानों के निर्माण के कार्य के लिए संलग्न है। अगला कहता है मोटर गाड़ी उद्योग। तो मोटर गाड़ी उद्योग देखेंगे कि मोटर गाड़ी उद्योग का विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है और इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयां हैं हिंदुस्तान मोटर जो कि कोलकाता में है, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड जो मुंबई में है, अशोक नीलैंड, है ना, नीलैंड जो चेन्नई में है, टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर, महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्री बंगलुरु। ये कुछ मोटर गाड़ी उद्योग हैं। नेक्स्ट कहता है दवा निर्माण उद्योग जो कि प्रमुख स्थान है मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिंपरी जो कि पेंसिलिन, मथुरा, हैदराबाद आदि जगहों पर क्या होता है कि दवा निर्माण किया जाता है। अगला कहता है सीसा उद्योग। भारत में सीसा उद्योग का केंद्रीयकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में हुआ है। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अगला पॉइंट कहता है कि सीसा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र जो कि इस प्रकार हैं। पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो आपका है बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, बर्दवान, रानीगंज, आसनसोल। झारखंड में देखेंगे तो जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, सोलापुर एवं नागपुर। गुजरात में बदौड़ा, मौरवी, बिहार में पटना एवं कलहगांव, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रामनगर, बहजोई, बालाबाली एवं फिरोजाबाद में स्थित है। अन्य स्थान पर देखेंगे तो अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बंगलुरु और गुवाहाटी में भी आपको सीसा फैक्ट्री देखने को मिलेगा। अगला कहता है अभियांत्रिक उद्योग। अभियांत्रिक उद्योग में देखेंगे तो प्रमुख स्थान हटिया, है ना, हटिया, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, नैनी, बंगलुरु, अजमेर, है ना, जादवपुर आदि जगहों में देखने को मिलता है। और हमारे रांची भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड HEC रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई है। ये झारखंड से रिलेटेड, जो भी झारखंड के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि रांची में HEC कहाँ पर है। 15 नंबर में कहता है कि रेल उपकरण उद्योग। चितरंजन पश्चिम बंगाल में जो कि रेल का इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। यह भी एक मेन पॉइंट है
चितरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में है, रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। वर्तमान में वहां विद्युत इंजन का भी निर्माण हो रहा है। अगला पॉइंट कहता है कि डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। डीजल से चलने वाले अभी फिलहाल देखेंगे तो कहां पर हो रहा है, वाराणसी में। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पेराम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 में स्थापित किया गया और इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसकी अन्य प्रमुख केंद्र बंगलुरु तथा कोलकाता है। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई और रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कचरापारा जो कि पश्चिम बंगाल में है, रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई। यहाँ पर देखिएगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बॉक्स में भी दिया हुआ है तो उसको भी देख लीजिए। कुटीर उद्योग बोर्ड बनाया गया 1948 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड बनाया गया 1949 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बनाया गया 1950 में। अगला कहता है अखिल भारतीय खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड बनाया गया 1954 में। अखिल भारतीय बोर्ड हस्तकला बोर्ड बनाया गया 1953 में। लघु उद्योग बोर्ड बनाया गया 1954 में। अगला कहता है केंद्रीय विक्रय संगठन जो कि चेन्नई में है वो बनाया गया 1958 में। देखिएगा केरल के कहां पर कहता है, केरल के पालाकाड में रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है और बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन और मधेपुरा विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई और पश्चिम बंगाल के दनकुनी विद्युत एवं डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है। नोट आईआईटी रुकड़ी देश में पहले रेलवे इंजन थॉमसन को संरक्षित किया गया। अब हम लोग देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद हुआ और पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। ऊनी वस्त्र के प्रमुख केंद्र यहाँ पर कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर में, पंजाब अमृतसर, धारीवाल। अगला कहता है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो मिर्जापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। इन स्थानों पर क्या होता है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ब्रिटेन, यूएस, कनाडा, जर्मनी आदि भारतीय कालीन के महत्वपूर्ण आयातक हैं। नोट में लिखा हुआ है कि चीरू या तिब्बती एंटीलोप विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूत नामक इसके ऊन के लिए होता है जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। बिजली के सामान देखिए कहाँ कहाँ बनता है तो भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम जो कि हैदराबाद, तिरुचिपल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। टेलीफोन उद्योग बेंगलुरु, रूपानारायणपुर टेलीफोन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र हैं। रेशम उद्योग में देखेंगे भारत एक ऐसा देश है जहां शाहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का एकाधिकार प्राप्त है, मतलब सबसे ज्यादा देखेंगे तो मूंगा रेशम का उत्पादन यहाँ पर होता है। अगला कहता है स्थान केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण मैसूर एवं बरहामपुर, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान मेहंदी पाथर, केंद्रीय तसर अनुसंधान देखेंगे तो हमारा रांची है झारखंड में। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं जम्मू कश्मीर जो कि आपका श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला। पंजाब में देखेंगे तो अमृतसर, गुरुदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना में है। तमिलनाडु में सेलम, तंजौर, कांजीवरम, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना। गुजरात में देखेंगे अहमदाबाद के
भावनगर, पोरबंदर, बिहार में भागलपुर, गया, पटना, कर्नाटक बंगलुरु, मैसूर, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वाराणसी और शाहजहांपुर में स्थित है। अगले पॉइंट देखेंगे तो कहता है कि कर्नाटक देश का 41% अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है और यहाँ शाहतूती मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% जो कि दूसरे स्थान पर आता है और भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का योगदान लगभग 3% है। अगला पॉइंट, गैर शाहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। नोट में कहता है भारत चीन के बाद विश्व का द्वितीय रेशम उत्पादक है ना देश है। तो देखिएगा चीन के बाद हम लोग का दूसरा नंबर आता है रेशम उत्पादन में, क्योंकि हमारा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी के सवाल। पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू करेंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा लोकसभा, है ना। तो लोकसभा की संरचना का अनुच्छेद आप देखेंगे तो 81 में इसका डिस्कस किया हुआ है। तो पहला पॉइंट लोकसभा से हमारा है कि लोकसभा का प्रथम या निम्न सदन है, यानी कि लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। तो ऊपरी सदन है राज्यसभा, है ना। लोकसभा जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है और लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, जो कि आपका अनुच्छेद 93 में लिखा हुआ है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या 500 निश्चित की गई है। अभी इसके सदस्य की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्य के निर्वाचन क्षेत्र और अधिकतम 20 सदस्य जो संघीय क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से होनी चाहिए। और अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो सदस्यों की संख्या 543 है ना। और इन सदस्यों में 524 सदस्य है जो 28 राज्यों से है और 19 जो है केंद्र शासित, है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। कहता है कि नोट 104 संशोधन, 104वां संशोधन संविधान संशोधन में ये किया गया 2020 में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीय सीटों की आरक्षण को समाप्त कर दिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा 104वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 2020 में हुआ, तो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में जो आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन का जो सीट आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया। अगला पॉइंट कहता है कि नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। देखिएगा तो 84 जो है आपका किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 330 में दिया गया है। देखिएगा तो यहाँ पर नए परिसीमन के बाद लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए, है ना, मतलब एससी के लिए आपका सीट जो है 84 है और एसटी के लिए आपका जो सीट है 47 है ना, यानी कि 47 सीट रिजर्व रहेगा। ये आपका अनुच्छेद 330 में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि 2001 में संसद द्वारा पारित 84वें यानी 84 संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। मतलब 2026 तक यही सीट फिक्स रहेगा। उसके बाद होगा तो हो सकता है उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकारी 18 वर्ष के आधार पर होती है। अगला पॉइंट कहता है कि 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। लोकसभा के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 330, 332 यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है या जाता रहा है। सब वर्तमान में 104 संशोधन यानी कि 104वां संशोधन जो हुआ संविधान में 2019 को, उन अनुच्छेद है ना, उन अनुच्छेद द्वारा 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। मतलब 2030 तक अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। देखिए इस बॉक्स में लिखे हुए पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में आपको क्या क्या दिया हुआ है कि कहता है कि सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र हमारा कौन है, बाहरी दिल्ली। सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा देखेंगे तो आपका लद्दाख हो जाएगा, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे कम लोकसभा देखेंगे तो आपका चांदनी चौक दिल्ली होगा। चलिए तो हम लोग अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं, और अगला पॉइंट हमारा कहता है कि लोकसभा के सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यता, यानी कि कोई भी लोकसभा सदस्य बनेगा तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि पहला वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। सबसे पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो, यानी कि मिनिमम एज आपका 25 ईयर होना ही चाहिए लोकसभा सीट में भाग लेने के लिए। यानी कि आप लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप सदस्य बनना चाहते हैं, यानी कि सांसद बनना चाहते हैं, तो आपकी उम्र 25 वर्ष होना ही चाहिए। भारत सरकार, तीसरा पॉइंट कहता है कि भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद में नहीं हो। चौथा पॉइंट कहता है वह पागल व दिवालिया ना हो। पागल मतलब कहने का मतलब उसका दिमाग सही होना चाहिए, और दूसरी बात है कि आप कोई बिजनेस में पूरी तरह से लॉसेस में नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपका कर्जा नहीं होना चाहिए, उसे बोलते हैं दिवालिया। कहता है अगला पॉइंट, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जो कि अनुच्छेद 75 का 3rd पॉइंट में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के समय को पूर्व भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कहता है कि 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यदि हम आज बैठक करते हैं, बुलाते हैं, तो अगले 6 महीना के अंतराल में हमारा जो है अगला बैठक हो जाना चाहिए। साल भर में 6-6 महीना का अंतर लेके लोकसभा का बैठक किया जाता है। अगला पॉइंट कहता है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। यानी अनुच्छेद आपका 100 का 3rd में लिखा हुआ है। यदि सदन के अधिवेशन के में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक का गणपूर्ति नहीं हो जाती है। अगला पॉइंट अनुच्छेद आपका जो दिया हुआ है, ये सब बातें अनुच्छेद 100 के 4 में दिया हुआ है। लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, है ना। दूसरा, तब यदि प्रथम कहता है कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो,
दूसरा कहता है विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। देखिए आपके पास यहाँ पर निम्न कुछ ब्रैकेट में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में हमारा कुल सीट है 80, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला है ना राज्य भी है हमारा उत्तर प्रदेश। इसमें देखेंगे महाराष्ट्र में आपका कितना है तो 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में देखेंगे तो 39 है, मध्य प्रदेश में 29, कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में 25, आंध्र प्रदेश में 25, ओडिशा में 21, केरल में देखेंगे तो 20, तेलंगाना में 17, झारखंड में 14, असम में भी 14, पंजाब में 13, छत्तीसगढ़ 11, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5, हिमाचल प्रदेश 4, मेघालय में 2, अरुणाचल प्रदेश में 2, गोवा में 2, मणिपुर 2, त्रिपुरा 2। सिक्किम में देखेंगे तो 2 है, नागालैंड में भी 2 है, मिजोरम में 2 है। और आप देखेंगे संघीय क्षेत्र, जो कि संघीय क्षेत्र में आता है, उसमें आपका दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में 1 है, पुडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, दादर नागर हवेली और दमन दीव में देखेंगे तो आपका 2 है, अंडमान निकोबार में देखेंगे तो आपका 1 है और लक्षद्वीप में देखेंगे तो आपका 1 है। इस तरह से कुल मिला के आप देखेंगे तो अभी वर्तमान में 543 सीट जो है हमारे लोकसभा के हैं। तो हम लोग देखिए इधर हम लोग पॉइंट देख चुके थे। अगले पॉइंट में कहता है कि सदनों की संयुक्त बैठक अधिवेशन होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 का 5 के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी, उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। नोट में यहाँ कुछ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के 2 में द्वारा संशोधित होता है। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा, जो कि आपका अनुच्छेद 118 के 3 में दिया हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जो कि अनुच्छेद 118 के 4 में लिखा हुआ है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या फिर यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 118 के 4 में लिखा हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे, संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा प्रक्रिया के अनुसार होती है और संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण बेपगत यानी कि समाप्त लैप्स नहीं होता है। अनुच्छेद 107 के 3 में यह भी लिखा हुआ है। आपका कहता है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर बेपगत नहीं होता। यह अनुच्छेद 107 के 4 में लिखा हुआ है। कोई भी विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है ना, तो अनुच्छेद 108 के उपबंध के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर बेपगत हो जाएगा और अनुच्छेद ये भी 107 में 5 में लिखा हुआ है। लोकसभा के एक दिन तारांकित प्रश्नों को अधिकतम संख्या 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है और इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन व्यवस्था नहीं है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही
पूरा स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्य की समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा के सदस्यों की बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। भारत के संविधान में किसी चलिए तो अब हम लोग देखेंगे साइंस के कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग का बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव रक्त, यहाँ से एक सवाल आपके हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट कहता है रक्त समूह के बारे में। तो कहता है ब्लड, ह्यूमन ब्लड क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मतलब आपका शरीर जितना भार है उसके 7% आप निकाल दीजिए तो आपका उतना शरीर में रक्त होना चाहिए। रक्त का पीएच है ना, रक्त का एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच वैल्यू देखेंगे तो 7.4 है। आप पीएच स्केल का एक वीडियो आपका इस चैनल में आपका अपलोडेड है, तो आप उस वीडियो को जाके देखिए तो पीएच स्केल के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि पीएच स्केल में हमारा 7 जो होता है वो उदासीन कहलाता है और 7 से नीचे रहेगा, मतलब 7 से नीचे जाएगा तो वो अम्लीय, और 7 से जो ही हम ऊपर जाएंगे तो हमारा क्षारीय कहलाता है, यानी कि बेस होता है। तो चलिए अगला पॉइंट कहता है कि एक वयस्क के मनुष्य में औसतन कितना लीटर ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। लीटर ब्लड होना चाहिए, ये इतना होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है, यानी महिला में पुरुष की तुलना में 1/2 लीटर है ना, मतलब आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि रक्त में देखेंगे तो 2 प्रकार का, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु, जिसको ब्लड कार्पोलस कहते हैं। अब देखिए प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा यह रक्त अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है, इसका 90% भाग जल होता है और 7% प्रोटीन और 0.9 यानी कि 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। प्लाज्मा के कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा ही होता है। अगला कहता है सेरम। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा सेरम कहलाता है या फिर सेरम कहा जाता है। रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पोलस, यह क्या है? यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं, लाल रक्त कण जिसको आरबीसी बोलते हैं, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी और रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम लोग देखते हैं कि लाल रक्त कण किसको कहेंगे? तो आरबीसी, जिसको रेड कॉर्पोलस या फिर एंथ्रो। अब देखते हैं हम लोग लाल रक्त कण, जो कि आपको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कार्पोलस या फिर एरिथ्रोसाइट्स। कहता है कि स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल है ना, उभयावतल होते हैं और इसमें केंद्रक नहीं होता है। अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो वो है हमारा ऊंट और लामा। अगला पॉइंट कहता है कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, यानी आरबीसी जो ब्लड है वो कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है। देखेंगे प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। नोट, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक का होता है। इसकी मृत्यु यकृत, लीवर और प्लीहा में होती है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला कहता है कि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें हीम नामक रंजक डाई होता है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है।
हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक है ना, हीमेटिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीमेटिन है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। आरबीसी का काम होता है कि जब हम लोग जो ऑक्सीजन श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन आरबीसी करता है कि पूरे शरीर में पहुंचाता है और दूसरे साइड से फिर क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तछिन्निया यानी कि एनीमिया रोग होता है। ये ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 m की ऊंचाई पर होते हैं यानी कि 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरबीसी की संख्या हम लोग किस यंत्र के द्वारा जान सकते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर के द्वारा हम लोग आरबीसी काउंटिंग को पता कर सकते हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। अब देखिए श्वेत रक्त कण को देखते हैं। कहता है कि व्हाइट ब्लड कैरपुलस या फिर ल्यूकोसाइट्स आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोगों को संक्रमण से बचाना है। यानी कि आपको क्या करता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को डब्ल्यूबीसी बढ़ाता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं जो कि शरीर प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिका होती है। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती है जिन्हें बी कोशिका एवं टी कोशिका कहते हैं। ये दोनों कोशिकाएं भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा की कोशिकाओं द्वारा बनती है। ये दोनों कोशिका परिपक्व होने के बाद शरीर के रुधिर एवं लसिका के साथ परिसंचित्रित होती है और टी कोशिका कोशिका के प्रतिरक्षा एवं बी कोशिका प्रतिरक्षाओं का निर्माण करने में कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग देखेंगे तो आपका 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है और न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं को भक्षण करती है। अगला है रक्त बिंबाणु, ब्लड प्लेटलेट्स, थर्मोबोक्साइट्स। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में रक्त में पाया जाता है। इसके केंद्रक नहीं होते हैं, मतलब रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स का में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इसका मुख्य कार्य रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। जब आप कभी भी कट जाते हैं तो यदि आप देखेंगे कुछ समय बाद आपका ब्लड जो है थक्का जम जाता है तो वो भी प्लेटलेट्स के कारण होता है। यदि आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी है तो फिर है कि आपका ब्लड जो है थक्का नहीं बन पाएगा। देखिएगा कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, डेंगू ज्वार यानी कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। यदि आपको डेंगू मच्छर काट लेगा तो डेंगू जो बुखार है वो यदि आपके शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले प्लेटलेट्स काउंटिंग को ही कम करता है और यदि प्लेटलेट्स काउंटिंग कम होगा तो प्लेटलेट्स बनेगा नहीं तो फिर आपका जान भी जा सकती है। अब कहता है रक्त के कार्य। पहला कहता है शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर के रोगों की रक्षा करना। दूसरा कहता है शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना। थर्ड पॉइंट कहता है कि रक्त थक्का बनाना। चौथा पॉइंट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ का हार्मोन का संवहन करना। पांचवा कहता है लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों को सहयोग स्थापित करना। रक्त का थक्का बनना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया निम्न है। पहला थ्रोम्बोप्लास्टिन को फिर हम मिला देंगे प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम। ये तीनों जब मिलेगा थ्रोम्बिन बनेगा और जब थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन को मिलाते हैं तो हमको फिब्रिन बनेगा और फिब्रिन प्लस रक्त रुधिराणु को बनेंगे तो रक्त थक्का बन जाएगा।
रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त के थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजेन है, यानी कि रक्त में जो थक्का बनाता है उसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है फाइब्रोनोजेन। अब देखिएगा, रक्त के कुछ समूह में बांटा गया है। मनुष्य के रक्त वर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा देखते हैं, ब्लड ग्रुप में क्या है। कहता है रक्त समूह की खोज, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्ल लैंड स्टीनर 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें सम्मानित किया गया है। मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। जिनमें एंटीजन ए होता है वो रुधिर वर्ग कहलाता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, और जिनमें एंटीजन बी होता है उसको ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं। जिनमें एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं उसको ए बी बोलते हैं। जिनमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे ब्लड ग्रुप ओ। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण रुधिर वर्ग ए बी और ओ है। तो आप देखेंगे ए एंटीजन केवल ए पाया जाता है और एंटीबॉडी केवल बी पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा में है। और बी में आपका केवल बी और केवल ए बी में ए बी दोनों और कोई नहीं, ओ में कोई नहीं, और ए और बी दोनों होगा एंटीबॉडी। तो आप इस डाटा को आप याद रख लें। किसी भी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। रक्त का आदान प्रदान, यानी कि कौन, मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको दान करेगा, या फिर कोई ब्लड ग्रुप बी है तो वो किससे ब्लड लेगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रक्त का आदान, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपा हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इस रक्त का अभिश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन ए और एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अभिश्लेषण ना हो सके। अगला कहता है कि रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राहता यानी कि सर्व यूनिवर्सल रिसेप्टर रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। आप यहाँ से आप समझ गए होंगे कि यदि ब्लड ग्रुप किसी का ए है तो केवल वो ए को ही डोनेट कर सकता है, और यदि किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो केवल बी को ही ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है और बी वाला बी को करेगा, लेकिन ओ वाला सबको दे सकता है। मतलब उनके पास एंटीबॉडी एंटीजन है ही नहीं, इसलिए वो क्या करता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाला सबको डोनेट कर सकता है ब्लड। लेकिन ए बी वाला के पास, है ना, क्या कहता है कि ए बी वाला रिसेप्टर है क्योंकि रक्त समूह, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ए बी वाला सबसे ब्लड ग्रुप लेगा, लेकिन डोनेट का बात आएगा तो केवल ए बी को ही देगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक आरएच फैक्टर के बारे में बता रहा है कि सन 1940 ईस्वी में लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक नए अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने सीसस बंदर, है ना, सीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। यानी कि सीसस बंदर में लगाया इसलिए इसका नाम पड़ गया आरएच फैक्टर। जिन व्यक्तियों में रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनको आरएच सहित यानी आरएच पॉजिटिव कहलाता है। जिनमें नहीं पाया जाता है उनको आरएच रहित यानी आरएच नेगेटिव कहलाता है। अब रक्त आधान के समय आरएच फैक्टर की भी जांच की जाती है। आरएच प्लस को आरएच प्लस का रक्त एवं आरएच माइनस को आरएच माइनस का रक्त ही दिया जाता है। यदि आरएच प्लस वर्ग का आरएच माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता हो तो प्रथम बार कम मात्रा में होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब दूसरी बार इसी प्रकार के रक्तदान किया गया
तो अभिश्लेषण के कारण RH माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहता है यदि पिता का रक्त RH प्लस तथा माता का रक्त RH माइनस हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भ अवस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद भी संतान होने पर होता है। माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह। माता पिता का रक्त समूह देख लीजिए, बच्चों के रक्त संभावित रक्त समूह, बच्चों के असंभावित रक्त समूह। यदि मान लीजिए माता पिता का दोनों का ओ ब्लड ग्रुप है तो बच्चों के संभावित रक्त O हो सकता है और बच्चों के असंभावित रक्त क्या हो सकते हैं, AB। यदि मान लीजिए कि माता पिता में किसी का O ब्लड ग्रुप है और किसी का दूसरे का A है, तो जब O और A को मल्टीप्लाई किया जाए तो यानी कि बच्चों का या तो O हो सकता है या तो A हो सकता है या असंभावित रक्त B और AB भी हो सकता है। यदि मान लीजिए किसी माता पिता का किन्हीं एक का ब्लड ग्रुप O है और दूसरे का B है तो बच्चों के होने वाले संभावित या तो O होगा या तो B होगा और असंभावित में आपका A या फिर AB भी हो सकता है। O है और किसी का और AB है तो फिर A और B हो सकता है और असंभावित में O और AB भी हो सकता है। यदि मान लीजिए माता पिता का दोनों का ब्लड ग्रुप AA है ना, तो उनका बच्चों की ब्लड ग्रुप हो सकता है A या फिर O या फिर असंभावित B और AB भी हो सकता है। फिर अगला कहता है कि यदि मान लीजिए माता पिता के ब्लड ग्रुप में किसी का A है और दूसरे का B है तो संभावित होने वाले ब्लड ग्रुप में आ सकता है O, A, B और AB और असंभावित में तो नन हो जाएगा। मान लीजिए किसी का A है और दूसरे का AB है तो फिर संभावित होने वाला आपका हो जाएगा AB, AB और O। B मान लीजिए दोनों का B है तो मतलब बच्चा का हो सकता है ब्लड ग्रुप आपका B या फिर O या फिर असंभावित में आपका कहता है कि A और AB। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप माता में B है और पिता का AB है तो ऐसे में आपका A, B या AB हो सकता है और असंभावित में O भी हो सकता है। AB और AB दोनों का है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप A हो सकता है, B हो सकता है या AB भी हो सकता है या फिर असंभावित में देखेंगे तो O भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों के असंभावित रक्त समूह के बारे में और बच्चों के संभावित रक्त समूह के बारे में हम लोग देख लिए। इस डाटा को आप एक प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए। यहाँ से सवाल बनते हैं। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं करंट अफेयर वार्षिकांक 2025। आज का हम लोग करंट अफेयर है वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन। तो पहला है आपका ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कौन सा देश के साथ समझौता हुआ है, तो ये है भारत और डेनमार्क, जो कि आपका हुआ है मई 2025 में। इसके अलावा है सीमा पार बिजली पार्सेन अवसंरचना विकसित करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता हुआ है मई 2025 में। अगला है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इटली के बीच में सहयोग समझौता हुआ है अप्रैल 2025 में। फिर कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ है अप्रैल 2025 में। आगे देखेंगे आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच में समझौता हुआ है अप्रैल 2025 में। इसके अलावा देखेंगे जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के बीच में सहयोग हुआ है मार्च 2025 में। रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता हुआ है आपका मार्च 2025 में। आगे है रक्षा और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच में समझौता हुआ है, जो कि आपका मार्च 2025 में है। लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत और अर्जेंटीना के बीच में है ना, ये हुआ है समझौता फरवरी 2025 में। गैर बासमती सफेद चावल व्यापार का समझौता हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ये जनवरी 2025 में हुआ है।
डीप टेक नवाचार, डिजिटल कौशल विकास और उन्नत अनुसंधान हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और आईआईटी मद्रास के बीच में समझौता हुआ है, वो है जनवरी 2025 में। महाराष्ट्र के तटों और नदी किनारे संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशिया विकास बैंक के साथ समझौता हुआ है, जनवरी 2025 में। सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए समझौता हुआ है भारत और कुवैत के बीच में, दिसंबर 2024 में। आगे देखेंगे, कहता है कि सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के साथ समझौता हुआ है तो भारत और कुवैत के बीच में, दिसंबर 2024 में। भारतीय नौसेना के लिए विद्युत प्रणोदन प्रणाली के लिए समझौता हुआ है भारत और यूके के बीच में, दिसंबर 2024 में। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता हुआ है भारत और अल्जेरिया के बीच में, आपका नवंबर 2024 में। आगे देखेंगे, लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और सेशल्स के बीच में नवंबर 2024 में समझौता हुआ है। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता हुआ है भारत और स्पेन के बीच में, अक्टूबर 2024 में। आगे देखेंगे, अंतरिक्ष स्टेशन में जैव प्रौद्योगिकी प्रयोग के लिए समझौता हुआ है आपका इसरो और डीबीटी के बीच में, अक्टूबर 2024 में। श्रम गतिशीलता और कौशल मान्यता के लिए समझौता हुआ है भारत और जर्मनी के बीच में, वो है अक्टूबर 2024 में। आगे देखिए, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तकनीकी, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए भारत और सिंगापुर के बीच में समझौता हुआ है, सितंबर 2024 में। एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, अगस्त 2024 में। एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के समझौता के बीच में हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में, अगस्त 2024 में। वैश्विक समझौता, वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता हुआ है WHO और भारत के बीच में, अगस्त 2024 में। हरित एमिनिया निर्यात के लिए समझौता हुआ है भारत और जापान में, अगस्त 2024 में। आगे देखेंगे, कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में जापान और यूक्रेन के बीच में सहयोग हुआ है, समझौता हुआ है, अगस्त 2024 में। गुजरात के लोथल में समुद्री विकास विरासत परिसर विकसित करने के लिए भारत और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ है, अगस्त 2024 में। जैविक उत्पाद समझौता भारत और ताइवान के बीच में, जुलाई 2024 में। एक जिला एक उत्पाद हितधारकों के लिए समझौता हुआ है भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया, जुलाई 2024 में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए भारतीय सेना और IOCL 2024 में हुआ है। AI का उपयोग सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI IIT दिल्ली के बीच में समझौता हुआ है, जून 2024 में। F-16 युद्ध विमान खरीदने के लिए, है ना, तुर्की और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है, जून 2024 में। चाबहार पोर्ट प्रबंधन के लिए भारत ईरान के बीच में समझौता हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए जापान और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है, वो भी मई 2024 में। AI प्रशिक्षण सुरक्षा समझौता के लिए अमेरिका और ब्रिटेन में अप्रैल 2024 में समझौता हुआ है। सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए नासा और जापान के बीच में समझौता हुआ है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एप्पल और क्लीन मैक्स अप्रैल 2024 में हुआ है। तो देखिएगा, इस सेशन में हम लोग बहुत सारे, है ना, टॉपिक को डिस्कस किए हैं। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा आएगा, है ना, MCQ प्रैक्टिस 13, इसमें हम लोग जितना भी इस सेशन में डिस्कस किए हैं या फिर पढ़े हैं, इसका हम लोग MCQ प्रैक्टिस करेंगे और यहीं से बीच में क्वेश्चन रहेगा और वो भी रहेगा PYQ क्वेश्चन। मतलब PYQ क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो एकदम आने लायक रहेंगे, है ना। इस सेशन को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।